हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और मजे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का 5th चैप्टर पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट। यानी इस चैप्टर में वर्ल्ड वाइड जो भी पॉपुलर स्ट्रगल या मूवमेंट्स हुए हैं, मेनली 2 कंट्रीज के दे रखे हैं, नेपाल का और बोलीविया का। तो इंडिया में भी जो स्ट्रगल हैं, हम आपको पता है कि जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो महात्मा गांधी की लीडरशिप में, भगत सिंह की लीडरशिप में या सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में जो स्ट्रगल हुए, जो मूवमेंट्स हुए, वो उसी तरह वर्ल्ड वाइड एरिया में एस्पेक्ट में हम जब देखें तो भी कुछ पॉपुलर स्ट्रगल्स जो हमें एक आइडिया देते हैं, हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो वो जो स्ट्रगल हैं, मूवमेंट्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। इंडिया के जो पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स हैं वो हिस्ट्री में आएंगे। अब हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे नेपाल और बोलीविया का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो नेपाल में जो स्ट्रगल हुआ, जो मूवमेंट हुआ, वो था डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए। यानी हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और नेपाल में जो रिवोल्ट हुई, नेपाल में जो स्ट्रगल हुए, मूवमेंट्स हुए, वो डेमोक्रेसी को लाने के लिए। और बोलीविया में जो स्ट्रगल हुआ, जो मूवमेंट हुए, वो जो डेमोक्रेसी थी उसने कुछ ऐसे रूल बनाए, पॉलिसीज बनाई जो लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं थी। तो उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो स्ट्रगल है, मूवमेंट है, वो किए। तो आइए हम अच्छे से समझेंगे पूरी डिटेल के साथ। नेपाल को पढ़ेंगे पहले। नेपाल फर्स्टली बिकेम डेमोक्रेटिक इन 1990। सबसे पहले नेपाल में 1990 में डेमोक्रेसी आ गई थी। ये एक अच्छी बात हुई क्योंकि नेपाल भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था। द कंट्री चेंज फ्रॉम द अब्सोल्यूट मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब जो नेपाल था वो अब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल गया। अब आपको समझना होगा कि अब्सोल्यूट मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है। अब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब होता है कि जो किंग है वही सुप्रीम पावर है, वो जो रूल एंड रेगुलेशंस बनाएगा वो लोगों को फोर्सफुली उनको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। जो भी रूल एंड रेगुलेशंस बनेंगे वो राजा की मर्जी से बनेंगे, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनेंगे, लोगों के वेलफेयर के लिए उसमें कोई प्लेस नहीं होगा। तो जो भी मर्जी करे राजा कोई रूल बना सकता है, लोग उसमें अपोजिशन या उसका क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है अब्सोल्यूट मोनार्की। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब राजा जो है वो अपनी पोस्ट पे रहेगा, लेकिन उसके नीचे एक पार्लियामेंट होगी और वो जो पार्लियामेंट है वो सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशंस बनाएगी, कंट्री को गवर्न करेगी। तो ये आपको दोनों में कंपैरिजन आपको अच्छे से समझना है। अब्सोल्यूट मोनार्की, किंग हैज ए सुप्रीम पावर, राजा के पास सुप्रीम पावर है। पीपल हैव नो राइट टू अपोज और क्रिटिसाइज, लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है उसका विरोध करे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में राजा केवल अपनी पोस्ट पे रहेगा, उसके नीचे एक पार्लियामेंट होगी और वही रूल एंड रेगुलेशंस बनाएगी कंट्री के वेलफेयर के लिए। और उस पार्लियामेंट में लोगों के द्वारा इलेक्टेड पर्सन होंगे, यानी लोग जिसको वोटिंग के थ्रू इलेक्ट करेंगे वही होंगे। तो द किंग रिमेन्ड हेड ऑफ द स्टेट बट रियल पावर वाज एक्सरसाइज्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उसमें जो रियल पावर है वो एक्सरसाइज की जाती हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। तो ये बात आप याद रखेंगे। थर्ड जो पॉइंट है, जब 1990 में डेमोक्रेसी आ गई, राजा अपनी पोस्ट पे होता था, तो 2001 आफ्टर 11 ईयर्स ही, यानी केवल 11 साल के बाद ही जो राजा था उस टाइम, होल फैमिली ऑफ किंग यानी राजा और उसका पूरा का पूरा परिवार गोट किल्ड ए मिस्टीरियस मास्केर इन 2001। 2001 में ही उसकी रहस्यमयी मौत कर दी गई उसके और उसके परिवार की। तो राजा अब नहीं बचा। तो राजा नहीं बचा, उसकी जो सारी की सारी फैमिली थी वो किल कर दी गई। उसके बाद जो राजा बने किंग ज्ञानेंद्र, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद जो राजा बने 2001 में 2001 में राजा ज्ञानेंद्र, न्यू किंग ऑफ नेपाल वाज नॉट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। उसके बाद जो राजा बने वो तो फेवर में नहीं था कि डेमोक्रेसी रहे, मेरे अंडर में पार्लियामेंट काम करे और वो रूल एंड रेगुलेशंस बनाए और मैं केवल नॉमिनियल हेड बन के रह जाऊं, नाम मात्र का हेड बन के रह जाऊं। तो ये जो किंग ज्ञानेंद्र था इसने ये जो डेमोक्रेसी के रूल्स थे वो एक्सेप्ट नहीं किए। इन Feb 2005 किंग डिसमिस्ड द प्राइम मिनिस्टर एंड डिसॉल्व द इलेक्टेड पार्लियामेंट। जो हमने देखा कि 2001 से पहले
किंग नॉमिनियल हेड था और उसके नीचे पार्लियामेंट थी। लेकिन राजा ज्ञानेंद्र ने 2001 में जब वो राजा बना उसके बाद ही 2005 में ही प्राइम मिनिस्टर और जो इलेक्टेड पार्लियामेंट थी उसको डिसॉल्व कर दिया और सुप्रीम पावर अपने हाथ में ले ली। इन 2006 ए मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू रिस्टोर डेमोक्रेसी, और लोगों ने 2006 में मूवमेंट स्टार्ट कर दिए कि दोबारा से डेमोक्रेसी रिस्टोर होनी चाहिए कंट्री में। किंग का जो रूल है, किंग है वो डिक्टेटर हो सकता है, या जो उसकी जो सुप्रीम पावर है वो लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं है। तो ऑल मेजर पार्टीज फॉर्म्ड ए अलायंस। आप एक बात याद रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गई। एक अलायंस होता है, एक कोलिशन होता है। कोलिशन जो होगा, गठबंधन होगा, वो पार्टी जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो इलेक्शंस में विनर होने के बाद जो कोलिशन है वो बनेगा। यानी एक पार्टी जीत गई, एक हार गई, मेजोरिटी नहीं मिली, तो 2 या 3 पार्टी मिलके सरकार बनाएंगी, वो कहा जाता है कोलिशन गवर्नमेंट। अलायंस को आप अच्छे से समझेंगे, इलेक्शन से पहले ही जब 1 या 2 या 3 पार्टियों में आपस में कुछ जो हम ये कह सकते हैं बेसिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं, बेसिक जो कंसेप्ट हैं या बेसिक जो कुछ पॉलिसीज हैं, उन पे जब एग्रीमेंट बन जाती है और उन सब एग्रीमेंट को लेकर वो इलेक्शंस लड़ती हैं, तो वो कहलाती है अलायंस। ये दोनों टर्म आप याद रखेंगे। अलायंस इलेक्शन लड़ने से पहले, इलेक्शन होने से पहले जब 2 या 3 पार्टी आपस में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी आप कह सकते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे एग्री कर देती हैं, तो वो कहलाता है अलायंस। इलेक्शंस का रिजल्ट आने के बाद जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, तब 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म ए गवर्नमेंट, तब वो होता है कोलिशन। तो उस टाइम जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी उन सब ने अलायंस किया कि रिस्टोर होनी चाहिए डेमोक्रेसी, तभी तो हमें चांस मिलेगा विन करने का, हमें अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने का। और ये जो है सारी की सारी जो पार्टी हैं उनका जो ग्रुप था वो कहलाया SPA 7 पार्टी अलायंस। ये आप याद रखेंगे। जो अलायंस बना मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का, काठमांडू में उन्होंने 4 डेज की स्ट्राइक की। किसकी लीडरशिप में? SPA यानी 7 पार्टी अलायंस। जैसे इंडिया में हम बात करें तो बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इंडियन नेशनलिस्ट कांग्रेस है। ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज यदि एक साथ आए, यानी ये ऐसी सिचुएशन यदि हमारी कंट्री में हो तो की बात है, तो वो जो है वो कहलाएगी अलायंस। और डेमोक्रेसी के फेवर में ये जो ग्रुप आया इसको कहा गया SPA, जो काठमांडू में इन्होंने स्ट्राइक की। फिर है द प्रोटेस्ट टर्न इनटू ए इंडेफिनेट स्ट्राइक। पहले तो इन्होंने 4 दिन के लिए की, लेकिन बाद में लाखों लोग इसमें जुड़ गए और अलग अलग ग्रुप के लोग, जैसे कोई बिजनेस ग्रुप है, कोई स्टूडेंट्स का ग्रुप है, कोई जो टीचर्स हैं उनका ग्रुप है, वो सारे के सारे ग्रुप्स इस स्ट्राइक में इन्वॉल्व हो गए और इंडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए वो स्ट्राइक चली। और दे डिमांडेड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पावर पार्लियामेंट टू एन ऑल पार्टी गवर्नमेंट एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। यानी उन्होंने डिमांड की कि दोबारा से डेमोक्रेसी आए, पॉलिटिकल पार्टीज को चांस मिले और दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एस्टेब्लिश हो, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इलेक्ट की जाए। तो ये बात आप याद रखेंगे। और 24 अप्रैल 2006 किंग वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्टेड ऑल डिमांड एंड गिरजा प्रसाद कोइराला बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। ये जो स्ट्राइक्स हुई इसके आगे राजा को झुकना पड़ा और 2006 में 24 अप्रैल को राजा को मतलब फोर्स किया गया कि वो सारी की सारी बात मानने, और राजा को मजबूरन वो सारी की सारी डिमांड्स माननी पड़ी और गिरजा प्रसाद कोइराला नए प्राइम मिनिस्टर नेपाल के बन गए। तो एक बिलीफ, एक आइडिया आया होगा कि किस तरह से डेमोक्रेसी लाने के लिए नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज ने मेनली कुछ जो ग्रुप्स थे, स्टूडेंट्स का हो, टीचर का हो या फिर बिजनेस ग्रुप्स हो, तो ये सारे के सारे एक साथ आए और जो पॉलिटिकल पार्टी आई उनको SPA नाम दिया गया, 7 पार्टी अलायंस। तो आपको ये अच्छे से समझना है कि किस तरह से नेपाल में डेमोक्रेसी आई, उसके बाद दोबारा से मोनार्कियल रूल आया, उसके बाद फिर दोबारा से किस तरह रिस्टोरेशन हुआ डेमोक्रेसी का। अब हम बात करेंगे बोलीविया, एक कंट्री है लैटिन अमेरिका। यानी बोलीविया एक पुअर कंट्री है लैटिन अमेरिका में। अमेरिका आपको पता है कि जो एक है कॉन्टिनेंट है वो है, तो ये एक पुअर कंट्री है लैटिन अमेरिका में। तो सेंट्रल अमेरिका और जो साउथ अमेरिका का जो पोर्शन है उसको हम मतलब मिक्सअप है, उसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं बेसिकली।
तो इसमें क्या किया गया, वर्ल्ड बैंक फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू गिव कॉन्ट्रैक्ट टू द म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई फॉर ए सिटी टू ए कोचाबांदा टू एमएनसी, ये एक नाम है कोचाबांदा, एक एमएनसी का, एमएनसी मीन्स मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, यानी एक कंपनी थी। इसको कहा जाता है कि सरकार को फोर्स किया वर्ल्ड बैंक ने कि आप ये जो एमएनसी है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी है, इसको आप कॉन्ट्रैक्ट दें कि पावर सप्लाई का काम, पावर सप्लाई की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस पार्टी की होगी। आफ्टर कंट्रोलिंग द वाटर सप्लाई द कंपनी इंक्रीज द प्राइस ऑफ वाटर बाय 4 टाइम्स, यानी जब इस एमएनसी के अंडर में वो पावर सप्लाई कंट्रोल में आई तो इन्होंने पावर जो प्राइस थे, चार्ज था वाटर का, वो 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। सपोज पहले किसी के 100 रुपीज आते थे वाटर का चार्ज, अब उसको 400 पे करने पड़ रहे हैं। और ऊपर हमने पढ़ा कि ये है एक पुअर कंट्री थी बोलीविया। दिस लीड टू ए पॉपुलर प्रोटेस्ट, और ये जो थी कि भाई ये तो एक बेसिक नीड है वाटर, और वाटर के ही प्राइस इतने हाई हो गए तो प्रोटेस्ट होना एक कॉमन सी बात थी। और इस बात ने पॉपुलर प्रोटेस्ट किया बोलीविया में। इन जनवरी 2000 ए न्यू अलायंस ऑफ लेबर, ह्यूमन राइट्स एंड कम्युनिटी लीडर्स ऑर्गेनाइज स्ट्राइक इन द सिटी, यानी जनवरी 2000 में एक अलायंस भी है लेबर्स की, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन भी है, कुछ कम्युनिटी लीडर्स भी हैं, कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, सब ने मिलके एक स्ट्राइक की कि ये जो प्राइस हैं वो वापस लिए जाएं। दिस अलायंस वाज नोन एज फेडाकोर, ये आप याद रखेंगे कि ये सारे के सारे जो ग्रुप्स एक साथ मिलके जिन्होंने स्ट्राइक की, इनको कहा फेडाकोर, FEDECOR, फेडाकोर नाम दिया गया इसको, जो स्ट्राइक की इन्होंने। द गवर्नमेंट एग्रीड टू नेगोशिएट एंड स्ट्राइक एंडेड, और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ संभावनाओं को एक्सेप्ट किया और कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा, और जो स्ट्राइक थी वो खत्म हो गई। यानी एक हम ये कह सकते हैं कि लोगों को सांत्वना दे दी कि आगे से ऐसा नहीं होगा या हम कुछ कम करेंगे। तो गवर्नमेंट एग्री हो गई उस बात पे, और जो स्ट्राइक थी वो एंड हो गई। द प्रोटेस्ट स्टार्टेड अगेन इन फेब एंड पुलिस यूज ब्रूटल मेथड टू कंट्रोल इट, लेकिन सरकार ने भरोसा तो दिला दिया लेकिन वो काम हुआ नहीं, और दोबारा से फरवरी में स्ट्राइक की लोगों ने, और पुलिस ने उस टाइम पे ब्रूटल मेथड अपनाया, यानी बहुत ही मारकाट की, बहुत ही ब्रूटल तरीके से लोगों को खदेड़ दिया। अनदर प्रोटेस्ट स्टार्ट इन अप्रैल, गवर्नमेंट इम्पोज्ड मार्शल लॉ, और ये प्रोसेस होने के बाद कुछ दिन के लिए लोग शांत रहे, लेकिन अप्रैल में फिर एक प्रोटेस्ट हुआ और गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया कंट्री पे। बट द पीपल फोर्स द ऑफिशियल्स ऑफ एमएनसी टू फ्री द सिटी, लेकिन लोगों का ग्रुप जो एमएनसी के ऑफिशियल्स थे, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी थी, उसके ऑफिस के ऊपर, उसके ऑफिसर्स के ऊपर अटैक करने लगे, लोग उनके ऊपर पत्थर बरसाने लगे, मारकाट करने लगे, और जो एमएनसी के जो ऑफिशियल्स थे वो भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए। और फिर क्या हुआ, और गवर्नमेंट को कंसीड होना पड़ा कि सारी की सारी जो डिमांड थी प्रोटेस्टर्स की वो माननी पड़ी, और जो प्राइस थे वोटर के वो जो सेम एज बिफोर, यानी जो पहले थे वो ही कर दिए। और आप ये दोनों जो इंसिडेंट हैं, दोनों जो केस स्टडी हैं, वो हमने देखी कि नेपाल में तो डेमोक्रेसी लाने के लिए स्ट्राइक हो रही हैं, और बोलीविया में जो डेमोक्रेसी है वो कुछ पॉलिसी ऐसी बनती हैं जिसके अगेंस्ट उन्हें जो प्रोटेस्ट है, रिवोल्ट है, वो करनी पड़ रही है। तो नेपाल में क्यों हुई, टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, ये मतलब बिलीफ है कंसेप्ट का। तो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के लिए नेपाल में, और बोलीविया में स्ट्रगल अगेंस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ने ही कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जो लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं थी, उनके अगेंस्ट में बोलीविया के लोगों ने स्ट्राइक की। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी आएगा, तब तक इन दोनों केस स्टडी को अच्छे से पढ़ना, चैप्टर पढ़ना, आपको ये जो कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू।